चलो भाई यहाँ पे देखो, बात ये हो रही है कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर पहले क्या देखा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन, उसके बाद हम लोगों ने फैराडेज एक्सपेरिमेंट देखा, उसके बाद हम लोगों ने फैराडेज लॉ देखा, उसके बाद हम लोगों ने फैराडेज लॉ के अंदर जो हमें मिल रहा था वो इंड्यूस ईएमएफ मिल रहा था, वहां पे जो नेगेटिव साइन थी वो नेगेटिव साइन किसकी वजह से थी, तो वो लेंस लॉ की प्रेजेंस बता दी थी। अब उसके आगे हम जाते हैं कि हमको लेंस लॉ पता चल गया कि भाई लेंस लॉ जो है उसके उसके वो क्या कहना चाहता है कि वो इंड्यूस ईएमएफ को इंड्यूस वही डायरेक्शन में करेगा, ईएमएफ को इंड्यूस वही डायरेक्शन में करेगा, फिर से ईएमएफ को इंड्यूस वही डायरेक्शन में करेगा कि उससे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है वो कॉज को, किसके कॉज को, इंड्यूस ईएमएफ के कॉज को क्या करे, अपोज करे। बस यही लॉजिक समझ के हमें आगे बढ़ना है। हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें आता है कि मोशनल ईएमएफ क्या होता है। कौन सा ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ। ध्यान से समझो, मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ के अंदर हमें इक्वेशन जो डिराइव करना है वो है E इज इक्वल टू बीबीएल। E इज इक्वल टू बीबीएल कहना क्या चाहता है कि अगर मैं B जितने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर L लेंथ वाले रॉड को V जितनी स्पीड से मोशन करवाता हूं, फिर से मैं B जितने कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर L लेंथ वाले रॉड को V जितनी वेलोसिटी से मोशन करवाता हूं, तो रॉड के अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। या तो मैं ऐसा कहना चाहूं कि रॉड के अंदर पॉजिटिव चार्ज अलग होते हैं और नेगेटिव चार्ज अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, और तब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होता है और ईएमएफ इंड्यूस होता है। उसके बारे में अगर हमें बात करनी है तो वो है मोशनल ईएमएफ, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E इज इक्वल टू बीबीएल। ध्यान से तो पहले तो आप ऐसा समझो कि सपोज कि ये मैग्नेटिक फील्ड ये वेटिंग में છે ને એડ કરો। तो आपको ऐसा कहा गया है कि ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और अंदर की ओर है, आपको ये बताया गया है। अब आपको ऐसा बोला गया है कि इसके अंदर एक रॉड रखा हुआ है, इसके अंदर एक L लेंथ का रॉड रखा हुआ है, और वो L लेंथ का रॉड ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब आप इतना सा समझो, यहाँ पे तीन चीज है, कौन कौन सी, एक तो लेंथ ऑफ रॉड L, वेलोसिटी ऑफ रॉड B एंड मैग्नेटिक फील्ड B। ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। देखो ध्यान से, ये लेंथ ऑफ द रॉड ऐसा है, ये लेंथ ऑफ रॉड है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, बोलो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, और ये लेंथ ऑफ द रॉड है। और आप ऐसा समझो कि ये लेंथ ये अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी, बोलो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं, समझ में आ रहा है। लेंथ ऑफ द रॉड, वेलोसिटी ऑफ द रॉड और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। देखो ध्यान से, ओके। तो यहाँ पे ऐसी सिस्टम हमने रखी है कि जो रॉड है उसकी लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑफ द रॉड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब होगा क्या, ये मेटालिक रॉड है, कौन सा रॉड है ये रॉड जो है वो मेटालिक रॉड है। अब मेटालिक रॉड है तो उसके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होंगे, सीधी सी बात है। ये मेटालिक रॉड है इसलिए उसके अंदर पॉजिटिव आयंस भी होंगे और नेगेटिव आयंस भी होंगे। जब मैं यहाँ पे अंदर कोई क्यू चार्ज को कंसीडर करता हूं, मैंने मेटालिक रॉड के अंदर एक क्यू चार्ज को कंसीडर किया, हाँ, और चार्ज मूविंग विथ वेलोसिटी v
in uniform magnetic field B, in uniform magnetic field B, चलो चार्ज जो है वो जीवी जितनी वेलोसिटी से बी जितने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, तो आपको उसके ऊपर फोर्स, कौन सा फोर्स लगेगा, लॉरेंट्ज फोर्स। और वो फोर्स हमने, मैग्नेटिक फोर्स हमने क्या दिया है, F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। क्या मैं ये इक्वेशन दे सकता हूं उसको, क्या मैं ये इक्वेशन दे सकता हूं कि F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, ये चार्ज के ऊपर लगता हुआ मैग्नेटिक फोर्स है। अब सोचो यहाँ पे, अब सोचो यहाँ पे ये एफ एम इज इक्वल टू ये क्यू वी बी साइन थीटा आएगा। अब यहाँ पे वी एंड बी बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हियर वी एंड बी बोथ आर परपेंडिकुलर, तो थीटा क्या हो जाएगा 90, थीटा 90 हो जाएगा तो साइन 90 क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे एफ एम इज इक्वल टू मेरे पास आएगा क्यू वी बी। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो एफ एम इज इक्वल टू प्लस क्यू वी बी, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो एफ एम इज इक्वल टू माइनस क्यू वी बी। अब ध्यान से देखो, अब मुझे ये बताओ कि फोर्स की डायरेक्शन कहां पे आएगी। सोचो, फोर्स की V क्रॉस B के परपेंडिकुलर फोर्स की डायरेक्शन आएगी। बोलो V कहां पे है, ऐसे, और B कहां पे, ऐसे, V और ये B, V क्रॉस B के परपेंडिकुलर क्या आएगी, फोर्स की डायरेक्शन आएगी। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये, ध्यान से देखो, ये B है और ये सपोज B जो है ना, B की डायरेक्शन में, B की डायरेक्शन में अगर आपने B की डायरेक्शन में क्या रखा, अगर आपने B की डायरेक्शन में क्या रखा, अपना पाम रखा, अगर आपने B की डायरेक्शन में अपना पाम रखा और ये V है, तो V क्रॉस B, अगर आप V क्रॉस B करते हो तो इसके परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव ऊपर लगेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो कहां पे लगेगा, डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। तो आप समझो एक बार, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रॉड है, उस रॉड के अंदर जो चार्जेस है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वो चार्जेस के ऊपर फोर्स लगेगा। पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर फोर्स अपवर्ड लग रहा है, नेगेटिव चार्जेस के ऊपर फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, पहली बात। दूसरी बात, रियलिटी में देखने जाओ तो पॉजिटिव चार्जेस कभी भी अपना प्लेस चेंज करते नहीं है। आप लोगों ने शायद देखा होगा, कभी भी ऐसे सब खड़े हैं, 5 लोग साथ में खड़े, और ऐसा बोला कि भाई किसको मार खाना है। 5 लोग साथ में खड़े हैं और ऐसा सामने से बोला कि भाई किसको मार खाना है, जिसको मार खाना है वो आगे आए, जिसको मार खाना है वो आगे आए। अब ये बंदा आगे नहीं आ रहा है, लेकिन बाकी के 4 पीछे जा रहे हैं, तो अपने आप ही आगे आ गया। 5 लोग यहाँ पे खड़े हैं, टीचर ने बोला कि किसको मार खाना है, तो कोई आगे नहीं आ रहा है, समझो, लेकिन 4 बंदे पीछे चले गए, 4 बंदे पीछे चले गए तो ये बंदा अपने आप आगे आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे भी वही होता है कि नेगेटिव चार्जेस जो है उसके ऊपर फोर्स जो लगता है, तो नेगेटिव चार्जेस जल्दी से मूव हो जाते हैं। तो यहाँ पे नीचे कौन से चार्जेस इकट्ठे हो गए, नेगेटिव, और ऊपर कौन से चार्जेस इकट्ठे हो गए, पॉजिटिव। तो इस फोर्स की वजह से, इस फोर्स की वजह से रॉड के अंदर यहाँ पे ऊपर कौन से चार्जेस इकट्ठे होते हैं, पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में एक डिस्टेंस रह जाता है, सेपरेशन रह जाता है। और जब ऐसा होता है तब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V बाई डी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगता है, V बाई डी लगता है। बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V बाई डी। और यहाँ पे D की जगह पे मैं क्या कर देता हूँ, L, यहाँ पे D की जगह पे मैं क्या कर देता हूँ, L, तो E इज इक्वल टू V बाई L। लेकिन मुझे तो यहाँ पे फोर्स क्या लगा हुआ है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी। F इज इक्वल टू क्या है, Q इंटू स्मॉल v इंटू कैपिटल B। तो यहाँ पे मुझे EMF की जगह पे, इसकी जगह पे, EMF की जगह पे मुझे फोर्स लगाना है, तो फोर्स में कैसे लगाऊंगा, तो यहाँ पे B इज इक्वल टू क्या होगा, E इंटू L। B इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, E इंटू L। अब आप देखो कि आपको पता है कि EMF का मतलब क्या है, EMF का मतलब क्या है, बोलो,
ईएमएफ का मतलब क्या है, याद हो तो आपको, ईएमएफ मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज। क्या होता है पोटेंशियल का मतलब, वर्क पर यूनिट चार्ज। वर्क इज इक्वल टू क्या है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। भाई यहाँ पे चार्ज क्या हुआ, क्यू। अब बोलो फोर्स मेरे पास क्या है, फोर्स मेरे पास क्या है, क्यू वी बी इंटू एल बाई क्यू। चलो फोर्स मेरे पास क्यू वी बी इंटू एल बाई टू। बोलो क्यू क्यू कट हो गया, तो मेरे पास ईएमएफ का इक्वेशन आया बी वी एल। ये एक नॉर्मल मेथड, ये नॉर्मल मेथड है। मैंने क्या बोला आपको कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जो है, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने रॉड रखा हो, रॉड को आप कांस्टेंट वेलोसिटी से ले जाते हो, रॉड को आप कांस्टेंट वेलोसिटी से ले जाते हो, तो रॉड को समझ लो, रॉड को समझ लो एक ट्रेन है, रॉड को समझ लो एक ट्रेन है। और जैसे ट्रेन के अंदर पैसेंजर्स होते हैं, कैसे क्या होता है ट्रेन के अंदर पैसेंजर्स, वैसे इस रॉड के अंदर पॉजिटिव आयंस है, नेगेटिव आयंस है। समझो, ट्रेन के अंदर जैसे पैसेंजर है, वैसे इस रॉड के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब ये ट्रेन को मैं ऐसे मूव करता हूं, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स लगता है। तो जो पॉजिटिव आयंस है, नेगेटिव आयंस है, उसके ऊपर जो इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगता है। फोर्स कैसा लगता है, इक्वल मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या हो जाती है, ऑपोजिट। और डायरेक्शन जब ऑपोजिट हो जाती है, तब पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव आयंस एक जगह पे इकट्ठे होते हैं और नेगेटिव आयंस एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। और जब ये लोग इकट्ठे होते हैं, तब क्या होता है, जब ये लोग सेपरेट होते हैं, तब क्या होता है, इन लोगों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट होती है। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे ईएमएफ क्रिएट होता है। तो ईएमएफ इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। वर्क इज नथिंग बट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट बाय चार्ज। लेकिन फोर्स मेरे पास क्या आया, क्यू वी बी। सुनो यहाँ पे सब कुछ 90 डिग्री पे है, तो क्यू वी बी एल बाई क्यू, क्यू क्यू कट हुआ, तो आपको इमोशनल ईएमएफ, हाँ आपको ये कौन सा ईएमएफ मिला, इमोशनल ईएमएफ क्यू। इमोशनल ईएमएफ आपको कौन सा मिला, बी वी एल। क्या मिला इमोशनल ईएमएफ आपको, बी वी एल। बोलो इतना पता चला। ये एक मेथड है, ये इक्वेशन डिराइव करने की। दूसरी मेथड जो आपको थियरी के फॉर्मेट में है, ये एक मेथड हो गई। हाँ, अब दूसरी मेथड जो आपको थियरी के फॉर्मेट में है, वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए। देखो यहाँ पे दूसरी मेथड क्या है, इमोशनल ईएमएफ समझने के लिए सपोज की मैंने एक लूप कंसीडर की। क्या कंसीडर किए, एक लूप कंसीडर की, एक कंडक्टर कंसीडर किया, हाँ, जिसको मैंने किसके अंदर रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने क्या रखा हुआ है, एक कंडक्टर रखा हुआ है, लूप रखी है। अब इसके ऊपर मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे भी देखो एक बात, यहाँ पे मैं एक रॉड लेता हूं, और उस रॉड का मैंने नाम क्या रखा है, उस रॉड का मैंने नाम क्या रखा है, पी क्यू। यहाँ पे मैं एक रॉड लेता हूं, और उस रॉड का मैंने नाम क्या रखा है, पी क्यू। समझना ध्यान से, एक लूप ली, समझना मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, प्लेन ऑफ पेपर के अंदर की साइड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, और कहाँ की साइड जा रहा है, अंदर की साइड। फिर से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, ये जो प्लेन ऑफ पेपर है उसके परपेंडिकुलर कहाँ पे जा रहा है, अंदर की साइड जा रहा है। ओके, और वहां पे मैंने एक प्लेन ऑफ पेपर पे मैंने एक लूप ली, या तो एक वायर लिया, कंडक्टर लिया। अब उस कंडक्टर पे मैंने एक मेटालिक रॉड ली। अब मैं क्या करता हूं, ये जो मेटालिक रॉड है, ये जो मेटालिक रॉड है, उस मेटालिक रॉड को तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूं, तो यहाँ पे जो आर एस है उसकी लेंथ एल है। हियर आर एस की लेंथ एल है, मतलब कि मेटालिक रॉड की लेंथ भी कितनी है, एल है।
और आर क्यू सपोज की एक्स है, और आपको यहाँ पे लिखना है कि कंसीडर अ मेटालिक रॉड, कंसीडर अ कंडक्टर, कंडक्टर स्क्वायर रूप भी समझ लो, प्लेस perpendicular to the magnetic field in plane of paper. मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, ध्यान से देखो, इस मेटालिक, सी मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, इस मेटालिक रॉड को मैं v जितनी वेलोसिटी से, इससे इस मेटालिक रॉड को मैं v जितनी वेलोसिटी से क्या करता हूं, लेफ्ट की ओर मूव करवाता हूं। हाँ, तो इस मेटालिक रॉड को मैं v जितनी वेलोसिटी से ऐसे लेफ्ट की ओर मूव करता हूं। हाँ, मूव अ मेटालिक रॉड विथ वेलोसिटी v to the left on a conducting loop। इससे होगा क्या, ध्यान से सुनो, इसके ऊपर से मैं आपको एक एक्सपोनेंशियल लॉ भी चलाऊंगा, जो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको एक एक्सपोनेंशियल लॉ चलाऊंगा। लेकिन इससे होगा क्या, ध्यान से समझ लो। अगर ये ऐसे v जितनी स्पीड से आती है तो वापिस वही केस हुआ। वही केस मतलब क्या हुआ, सुनो, वही केस मतलब क्या हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस रॉड को मैंने ऐसे घुमाया, वैसे घुमाया, तो इसके अंदर सब पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयंस हो गए, उन सब पे क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। वो मैग्नेटिक फोर्स कौन सा होगा, F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ये मैग्नेटिक फोर्स लगा, उसकी वजह से यहाँ पे भी देखो V ऐसे है, V ऐसे है, ओके, L ऐसे है, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे भी, ये तीनों तीन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ध्यान से देखो, यहाँ पे भी ये तीनों तीन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे मैंने जो फोर्स लगाया, फोर्स कितना लगा, QVB, तो इसकी वजह से पॉजिटिव आयंस भी चले गए, नेगेटिव आयंस भी चले गए, वो सब हो गया। अब यहाँ पे देखो कि सपोज एट T इज इक्वल टू T, तो T इज इक्वल टू 0 पे या तो कोई भी टाइम पे, ये जो RQ है, RQ सपोज कि कितना है, X, कितना है RQ, X। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर जब मैं ये लूप को घुमाता हूं, ये रॉड को मैं जब घुमाता हूं, तब सपोज कि ये जो RQ है वो X है, एंड RQ जो है वो X है, RQ है जो X है, और RS इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू L। समझना, RQ X है और PQ इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू L। यहाँ पे कुछ there is no friction force acting, कोई भी फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म है, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म है, एंड कैसा है, टाइम इंडिपेंडेंट है। कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड टाइम इंडिपेंडेंट। टाइम इंडिपेंडेंट मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड में कोई प्रकार का वेरिएशन हो नहीं रहा है। याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड टाइम इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ पे देखो, मैं ऐसा समझ सकता हूं कि जब ये तो टी टाइम पे बोलो एरिया कितना हुआ होगा, यहाँ पे एरिया कवर्ड बाय रॉड एट टाइम टी, एरिया कितना होगा, एरिया कवर्ड बाय रॉड एट टाइम टी कितना होगा, बोलो यहाँ पे एरिया कितना होगा, A इज इक्वल टू बोलो ये x है और ये लेंथ है, इतना एरिया उसने कवर किया, तो A इज इक्वल टू कितना होगा, A LX। ओके, सो मैग्नेटिक फ्लक्स
मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ, समझना ध्यान से, मैं क्या कहना चाहता हूं, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक या तो एसोसिएटेड विथ लूप PQRS, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ लूप PQRS। बोलो, ये जो PQRS जो लूप है उसके साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? सीधी सी बात है, ये रॉड यहाँ पे है तो इतना सा ही पोर्शन की मुझे बात लेनी है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का इक्वेशन क्या है? फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब सोचो, फाई इज इक्वल टू बी का बी रखो, ए मतलब कितना है मेरे पास एल एच, और कॉस थीटा कितना होगा? चलो थीटा कितना होगा? थीटा मतलब बी और ए के बीच का एंगल। अब ये रॉड है, रॉड का एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी वही डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड जो डायरेक्शन में है वही डायरेक्शन में इस रॉड का एरिया वेक्टर होगा। तो दोनों cos जीरो, दोनों पैरेलल है, पैरेलल मतलब थीटा जीरो। तो यहाँ पे लिख देना है कि मैग्नेटिक फील्ड बी एंड एरिया वेक्टर ए बोथ आर पैरेलल। ओके, तो फाई इज इक्वल टू बी एल एक्स आएगा। फाई इज इक्वल क्या आएगा? बी एल एक्स। इसका मतलब क्या हुआ? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द लूप, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द लूप, तो इतना आएगा। अब मुझे मेरे पास अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ फाई इज इक्वल कितना है? बी एल एक्स। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, बोलो इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ इंड्यूस ईएमएफ E is equal to minus d phi by dt होगा। चलो, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा? E is equal to minus d phi by dt। तो E is equal to minus d by dt, phi is equal to क्या होगा? BLX। क्या होगा? phi is equal to मेरे पास क्या है? BLX। अगर b कांस्टेंट है और LB कांस्टेंट है तो माइनस BL, और यहाँ पे आएगा dx by dt। तो E is equal to आपको मिला माइनस BVL। फिर से पाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, बी एन ए दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल है तो थीटा इज इक्वल टू क्या है? जीरो। थीटा इज इक्वल टू जीरो है तो कॉस जीरो मुझे क्या मिला? 1। कॉस जीरो 1 मिला तो फाई इज इक्वल मुझे क्या मिला? बी एल एक्स। क्या मिला? फाई इज इक्वल टू बी एल एक्स। अब फैराडे के लॉ के मुताबिक इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ का इक्वेशन मेरे पास क्या है? E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। क्या है इंड्यूस ईएमएफ? E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ओके, तो E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी। फाई की जगह पे मैं क्या रखूंगा? BLX। अब बोलो dx बाई dt क्या होता है? v। इसकी वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या होगा? dx बाई dt। तो dx बाई dt की जगह पे v रखा तो मेरे पास आ गया E इज इक्वल टू माइनस BVL। बोलो, समझ में आया? ओके, देखो यहाँ पे मेरे पास ये मोशनल ईएमएफ का इक्वेशन मिल गया दूसरे तरीके से। आगे तो हमने BVL ढूंढा ही था, ये वापस दूसरी तरीके से मुझे क्या मिला? E इज इक्वल टू BVL। ओके, तो ये है मोशनल ईएमएफ का इक्वेशन। उसके बाद देखो, मोशनल ईएमएफ पता चल गया। उसके बाद देखो, उसके बाद उसने पूछा है कि एक्सप्लेन कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग मोशनल ईएमएफ। क्या पूछा है उसने? एक्सप्लेन कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलो, कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ध्यान से समझना।
रियलिटी में देखने जाओ तो इसको मैं पहले तो एकदम नॉर्मल तरीके से समझा देता हूँ, ध्यान से समझो कि एनर्जी, ये ऐसा बोलना चाहता है कि जब मैं मैकेनिकल एनर्जी, मतलब मैं या तो रॉड को मूव करता हूँ या तो कॉइल को मूव करता हूँ उसके अंदर फिक्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो मैं कोई मैकेनिकल वर्क कर रहा हूँ। उस मैकेनिकल वर्क का जब एनर्जी में कन्वर्जन होता है, किसमें कन्वर्जन होता है? एनर्जी में कन्वर्जन होता है, तो वो मैकेनिकल एनर्जी है। उस मैकेनिकल एनर्जी को मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता हूँ विदाउट एनी एनर्जी लॉस। लेकिन ये आइडियल सिचुएशन है, रियलिटी में वहां पे कुछ एनर्जी लॉस होता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिंपली बता देता हूँ क्या है। देखो आपके पास देखने जाओ तो E इज इक्वल टू, मेरे पास इक्वेशन बोलो, मोशनल ईएमएफ का इक्वेशन क्या है मेरे पास? मोशनल ईएमएफ का मेरे पास इक्वेशन क्या है? E इज इक्वल, मैं अगर ले लेता हूं तो BBL। नाउ रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज R। अगर R है तो करंट का इक्वेशन मेरे पास क्या है? I इज इक्वल टू E बाई R। E क्या है? BVL, ये तो आपको पता है। तो मुझे करंट मिल गया, अगर मुझे करंट मिल गया तो मेरे पास इलेक्ट्रिकल पावर का इक्वेशन क्या है? बोलो, इलेक्ट्रिकल पावर का इक्वेशन क्या है? P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। इलेक्ट्रिकल पावर का इक्वेशन P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आई कितना है? आई कितना है? BVL बाई आर का स्क्वायर। P इज इक्वल टू मुंह धो के तो बैठा हूँ और इलेक्ट्रिकल पावर का इसका रिलेशन, इलेक्ट्रिकल पावर मुझे क्या मिलेगा? बी स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर, ये इलेक्ट्रिकल पावर मिला। फिर से मोशनल ईएमएफ का इक्वेशन E इज इक्वल टू BVL। अगर कॉइल का रेजिस्टेंस R है तो E इज इक्वल टू BVL बाई आर। लेकिन इलेक्ट्रिकल पावर का रिलेशन क्या है? P इज इक्वल टू R, तो P इज इक्वल टू BVL स्क्वायर बाई आर, तो आपको इलेक्ट्रिकल पावर मिल गया। ये इलेक्ट्रिकल पावर हुआ। ये कौन सा पावर हुआ? इलेक्ट्रिकल पावर। अब मैं कौन से पावर की बात करूं? एकदम ढीला मैकेनिकल पावर क्या होगा? ध्यान से देखो, मैकेनिकल पावर क्या होगा, ध्यान से देखो। चलो, मैकेनिकल पावर समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो मैं मैकेनिकल पावर को समझने के लिए बोलो, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो पावर इज इक्वल, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब मुझे ये बताओ, फोर्स क्या लगेगा? फोर्स क्या लगेगा? करंट आई दे रहा है, करंट आई दे रहा है, लेंथ एल है, तो फोर्स बोलो BIL होगा। फोर्स BIL, फोर्स BIL होगा कि नहीं होगा? और यहाँ पे लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम, हम यहाँ पे इसको क्या देते हैं? V इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चलो BIL इनटू P। अब आप सुनो, मैंने फोर्स क्या रखा? फोर्स क्या रखा मैंने? BIL, ध्यान से समझना। अब पावर P इज इक्वल टू, बोलो E की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? अच्छा, I की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? I की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? BVL बाई आर। तो P मैकेनिकल है, BLV तो है ही, और I की जगह पे BVL बाई आर। तो यहाँ पे मैकेनिकल पावर आया B स्क्वायर L स्क्वायर B स्क्वायर बाई आर। देखो, दिमाग में इक्वेशंस रखो तो आराम से आंसर आ जाएगा। बोलो, मैकेनिकल पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होगा? वेलोसिटी। और फोर्स, बोलो I जितना करंट पास हो रहा है, L जितना लेंथ है, और B जितना मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स कितना लगेगा? BIL। तो BILB, लेकिन I की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ? BVL बाई आर। तो आपके पास मैकेनिकल पावर है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 एंड 2, इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल क्या हो गया? मैकेनिकल पावर। मतलब कि मैं जितना भी मैकेनिकल वर्क कर रहा हूँ, उतना मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है?
इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रहा है। ओके